देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आपका बहुत स्वागत है। किडनी की बीमारियों के कारण हर साल लाखों लोगों की जान जाती है। दुनिया भर में किडनी से संबंधित बीमारियां मौतों का छठा सबसे बड़ा कारण है, लेकिन इस बीमारी से आप पूरी तरीके से दूर हैं। इसलिए आज हम अपने इस कार्यक्रम में किडनी से जुड़ी बीमारी, इसके बचाव और लक्षण के बारे में जानेंगे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल से कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर करण सरफ। डॉक्टर करण, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। नमस्ते। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर करण, सबसे पहले ये समझना चाहते हैं आपसे, क्रोनिक किडनी डिजीज क्या होती है और इसके लक्षण क्या होते हैं? क्रोनिक किडनी डिजीज़ हम मूलतः उसी पेशेंट को में डेजिग्नेट करते हैं, पेशेंट जिसको किडनी की बीमारी 3 महीने से ऊपर है, 3 महीने से ऊपर उसको लक्षण आ रहे हैं किडनी से संबंधित, तो हम उसको पेशेंट को डेजिग्नेट करते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज़। यूजुअली ये 5 स्टेजेस में डिफाइन होती है, स्टेज 1 to 5, जिसमें जो स्टेज 5 होती है जिसको हम यूजुअली एंड स्टेज रीनल डिजीज़ बोलते हैं, जिसमें पेशेंट को यूजुअली डायलिसिस या तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। उसके पहले के जो स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1 to 4, उसमें मेडिकल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और डाइटरी मैनेजमेंट और कुछ जो हमारी जो सावधानियां रखनी होती है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डॉक्टर करण, आपने क्रोनिक किडनी डिसीज के स्टेज के बारे में बताया, लेकिन ये सभी स्टेज के ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं, इनके बारे में बताइए। यूजुअली 1 to 4 जो क्रोनिक किडनी डिजीज़ के स्टेजेस होते हैं उसमें मेडिकल मैनेजमेंट का ज़्यादा रोल है, जिसमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं, डाइटरी थेरेपी और मेडिसिन से रिलेटेड, और बाकी जो डॉक्टर के साथ रेगुलर फॉलोअप ट्रीटमेंट ये इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्टर करण, इसके आगे बढ़ते हैं और किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में आपने बहुत सुना है, लेकिन ये होता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है? देखिए, मैं जैसे अभी स्टेज की बात की तो स्टेज 5 जो क्रोनिक किडनी डिजीज़ का स्टेज 5 होता है वो एंड स्टेज रीनल डिजीज़ जिसको हम बोलते हैं, उसी पे ही पेशेंट को यूजुअली या तो वो डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है या तो वो किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। किडनी ट्रांसप्लांट देखा जाए तो कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है किडनी पेशेंट्स के लिए। किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया में यूजुअली हमें परिवार का ही एक डोनर होता है जो यूजुअली आगे आता है देने के लिए, और इसमें जो डोनर और रेसिपिएंट के बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, वो क्राइटेरियाज अगर हम देखें, मैच करें, तो उसके बाद ये किडनी ट्रांसप्लांट संभव हो पाता है। हाँ डॉक्टर करण, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट की बात सुनते ही अक्सर लोगों के जहन में कहीं ना कहीं डर भी आ जाता है, लेकिन इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है? किडनी ट्रांसप्लांट से पहले क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है ऐसे डॉक्टर आपको, और किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान आने वाली जो जटिलताएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, उनके बारे में बताइए। हाँ, किडनी ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर में अगर पेशेंट रेडी होता है किडनी ट्रांसप्लांट को एज ए ट्रीटमेंट ऑप्शन लेने के लिए, तो इसमें सबसे पहले पेशेंट और डोनर, पहले हम डोनर फाइनल करते हैं जो कि यूजुअली फैमिली मेम्बर्स होते हैं। फैमिली मेम्बर्स में जैसे उनके अगर पेशेंट है तो उसके माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी या बच्चे आगे आ सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो होता है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए वो होता है ब्लड ग्रुप मैचिंग। वो हमें सबसे पहले देखना होता है कि ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है कि नहीं। यूजुअली ब्लड ग्रुप मैच करना ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन माना जाता है, ऑल्दो जो डिफरेंट ब्लड ग्रुप के पेशेंट्स होते हैं उसमें भी किडनी ट्रांसप्लांट होता है, बट प्रेफरेबली अगर ब्लड ग्रुप मैच करे तो वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें फिर आगे कैसे बढ़ते हैं, ब्लड ग्रुप अगर मैच करता है तो सीरीज ऑफ टेस्ट होते हैं जिसमें हम डोनर के बहुत सारे जो टेस्ट होते हैं, जिसमें कंप्लीट बॉडी टेस्ट होता है, जिसमें हेड टू टो आप हर तरह के टेस्ट ले लीजिए, हार्ट का इको, ECG, आपका लंग्स से रिलेटेड टेस्ट हो गए, PFT हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, किडनी के खुद के फंक्शंस हो गए, क्रिएटिनिन टेस्टिंग हो गई, सोनोग्राफी हो गया। कंप्लीट सीरीज ऑफ टेस्ट करने के बाद हम डिफाइन कर पाते हैं कि पेशेंट का किडनी का स्टेटस क्या है, हार्ट का स्टेटस क्या है, लंग का स्टेटस क्या है, अदर बॉडी फंक्शंस कैसे हैं उसके। अगर वो सब चीज़ें हम देखते हैं कि पेशेंट के सभी चीज़ क्राइटेरिया विद इन लिमिट्स हैं, विद इन नॉर्मल लिमिट्स हैं, तो हम डोनर यूजुअली फाइनल कर देते हैं। और डोनर फाइनल करने के बाद फिर पूरे रेसिपिएंट के भी जितने भी टेस्ट होते हैं, जिसमें कंप्लीट हेड टू टोस्ट उसके भी टेस्ट होते हैं, हार्ट से संबंधित इको, ECG, लंग से संबंधित जो टेस्ट होते हैं, PFT हो गया, ये चेस्ट एक्सरे हो गया, और अदर पूरे टेस्ट करने के बाद हम इसके बाद कुछ और भी जो टेस्ट होते हैं जिसमें इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट बोलते हैं, जिसमें क्रॉस मैच बहुत एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, और HLA मैचिंग जो टेस्ट है। अगर ये सब टेस्ट इन पेशेंट्स के दोनों के डोनर और रेसिपिएंट के पूरी तरह से मैच करते हैं तो हम यूजुअली ट्रांसप्लांट के लिए फिर हम आगे बढ़ते हैं।
डॉक्टर करण, जैसे कि आपने बताया कि एक लंबा प्रोसेस है जिसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाता है। डॉक्टर करण, लेकिन हेमोडायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट में से बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है और क्यों है, इसका रीजन बताइए। किडनी ट्रांसप्लांट और हीमोडायलिसिस में बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन हमेशा किडनी ट्रांसप्लांट ही रहेगा। उसके बहुत सारे कारण भी हैं। हम कंपेयर करें अगर पेशेंट को ट्रांसप्लांट और किडनी हीमोडायलिसिस के पेशेंट को, तो डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपको यूजुअली मशीन के थ्रू आपका बॉडी से जो ब्लड होता है वो फिल्टर होता है। ट्रांसप्लांट में ऑलरेडी आपको एक नेचुरल किडनी बॉडी में ट्रांसप्लांटेड रहती है जो कि वही काम करती है जो कि एक मशीन करती है। मशीन के थ्रू द्वारा जो डायलिसिस होता है वो आपको हफ्ते में 2 से 3 बार जरूरत पड़ती है जो आपको कराना पड़ता है। इसके साथ बहुत सारी चीज़ों में आपको परहेज रखना पड़ता है, जैसे कि आपको पानी की लिमिटेशन हमेशा बनाए रखनी पड़ेगी, नमक की लिमिटेशन बना के रखनी पड़ेगी, बीपी हमेशा आपको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। खून की कमी होने के कारण जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके लिए आपको हमेशा खून के जो कुछ इंजेक्शंस होते हैं और कुछ दवाइयाँ होती हैं खून बढ़ाने की, वो और बहुत सारे जो पैरामीटर्स होते हैं उनको रेगुलरली टेस्ट करते हुए वो मैनेज करते हुए आपको हफ्ते का 2 से 3 डायलिसिस लाइफ लॉन्ग की रिक्वायरमेंट आती है जो कि आपको कंटिन्यूसली कराना पड़ता है। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ट्रांसप्लांट की, तो ट्रांसप्लांट एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें एक नेचुरल किडनी ही आपको ट्रांसप्लांट होती है। वो कई मायनों में बहुत ज़्यादा सुपीरियर है किडनी हीमोडायलिसिस के। जैसे अगर पेशेंट ट्रांसप्लांट के बाद एक तरह से पूरी तरह से नॉर्मल जीवन धीरे धीरे करके जीवन जी सकता है, धीरे धीरे किडनी सेट हो जाती है। कुछ दवाइयाँ जरूर चलती हैं, दवाइयाँ लेना रहता है, कुछ परहेज होता है। पेशेंट डायलिसिस के कंपैरिजन में देखें तो पेशेंट को यूरिन वापस आना, यूरिन स्टार्ट हो जाता है आना, जो कि यूजुअली नॉर्मली अगर देखें तो एक हेल्दी पेशेंट को 4 to 5 लीटर पर डे यूजुअली आता है। और खाना पीना उसका नॉर्मल हो जाता है, जो कि डायलिसिस के पेशेंट में हमेशा एक प्रॉब्लम बनी रहती है, भूख की प्रॉब्लम बनी रहती है। बट जो ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं उनमें खाना पीना नॉर्मल हो जाता है। वेट जो डायलिसिस के पेशेंट में बहुत कम हो जाता है, प्रोटीन लॉस की वजह से बॉडी लीन थिन रहती है, वो धीरे धीरे करके बॉडी वेट अच्छा हो जाता है पेशेंट का। इसके अलावा धीरे धीरे करके पेशेंट अपने नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ भी कर सकता है, जिसमें जो उसकी काम धंधे से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो पहले उसके काम जो छूट जाता है डायलिसिस की वजह से। डायलिसिस में क्योंकि हफ्ते में 3 बार पेशेंट को डायलिसिस कराना पड़ता है, तो यूजुअली उसका काम जो रहता है वो छूट जाता है। तो धीरे धीरे करके किडनी ट्रांसप्लांट का पेशेंट अपने नॉर्मल वापस काम भी कर सकता है, जो कि उसके लिए एक फाइनेंशियल कंडीशन बहुत इंप्रूव करने वाला काम भी होता है। और वही चीज़ को वो लेके अगर देखें तो वो पेशेंट आगे चल के अपनी दवाइयों को भी सपोर्ट कर लेता है और एक नॉर्मल लाइफ जीता चला जाता है। डॉक्टर करण, आपने बताया कि किडनी ट्रांसप्लांट होता क्या है, इसकी जरूरत किसे और कब पड़ती है, साथ ही आपने बताया कि इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है। लेकिन अब समझना चाहते हैं आपसे कि किडनी ट्रांसप्लांट के फायदे क्या होते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप एक नॉर्मल लाइफ में वापस धीरे धीरे करके आ सकते हैं, जो कि आप डायलिसिस पे मेंटेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डायलिसिस हफ्ते में 3 बार जरूरत पड़ता है। ट्रांसप्लांट के फायदे ये हैं कि आप जो पेशेंट को डायलिसिस में जो खून की कमी होती रहती है, वो ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स में खून की कमी नहीं होगी, बॉडी नेचुरली खून बनाती है। बीपी जो पेशेंट डायलिसिस के पेशेंट्स जो बढ़ने लगते हैं, वो ट्रांसप्लांट के बाद बीपी यूजुअली नॉर्मल हो जाता है और एक आप धीरे धीरे करके रूटीनली नियर नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं, कुछ परहेजों और कुछ दवाइयों के साथ। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ट्रांसप्लांट पेशेंट की किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट की कंपैरेटिवली डायलिसिस काफ़ी ज़्यादा होती है और अच्छी होती है। तो क्वालिटी प्लस क्वांटिटी बोथ डायलिसिस के कंपैरिजन में ट्रांसप्लांट पेशेंट का ज़्यादा अच्छा रहता है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फायदा है। बिल्कुल, तो कई सारे इसके फायदे हैं। डॉक्टर करण, आपने यहाँ पर जिक्र किया कि ब्लड ग्रुप मैचिंग, आपसे जानना चाहते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट में ब्लड ग्रुप मैचिंग का क्राइटेरिया क्या होता है। ब्लड ग्रुप मैचिंग में हम यूजुअली डोनर और रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, जिससे कि हमको पता है एक यूनिवर्सल ओ ब्लड ग्रुप वाले यूनिवर्सल डोनर होते हैं और AB ब्लड ग्रुप वाले यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं। अगर पेशेंट डोनर का ब्लड ग्रुप पेशेंट से मैच करे या उसका ब्लड ग्रुप O हो तो वो किडनी दे सकते हैं। ये यूजुअली कंपैटिबल ब्लड ग्रुप ट्रांसप्लांट बोलते हैं इसे। और अगर पेशेंट का ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता है तो उसको ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट बोलते हैं। उसकी कुछ अलग प्रक्रियाएं होती हैं, उसका कुछ अलग प्रोसेस होता है किडनी ट्रांसप्लांट का। बट ऑल एंड ऑल दोनों किडनी ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर सेफ हैं, मगर ज़्यादा रिलेटिवली ज़्यादा कंपैरिजन में बोलें तो हम ब्लड ग्रुप मैच वाले ट्रांसप्लांट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। डॉक्टर करण, अब एक ऐसा सवाल है जो कि किडनी ट्रांसप्लांट के समय हमारे जहन में आ जाता है, किडनी डोनेट कौन कर सकता है, किडनी डोनेशन में क्या रिस्क होता है।
डोनेट करने का क्राइटेरिया बहुत सारे हैं ना। अगर हम डोनर को फाइनल करना है तो पहली बात तो जैसे हमने एक ब्लड ग्रुप की बात की, अदर देन दैट हम बात करें तो एज क्राइटेरिया भी है, जिसमें 18 से 60 साल के जो व्यक्ति होते हैं वो आगे आ सकते हैं। इसमें एज का क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, जो 18 साल से ऊपर ही आपको डोनेशन होता है। अदर देन दैट पेशेंट को कोई भी तरह के कोमॉर्बिडिटीज़ बहुत सारे जैसे होते हैं, डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, स्टोन की प्रॉब्लम हो गई, कोई कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, कोई साइकेट्रिक इलनेस हो गई, कोई क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज हो गई, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए पेशेंट को, जो कि हम यूजुअली सीरीज ऑफ टेस्ट अगर करते हैं तो हमको ऑलरेडी क्लियर हो जाता है। अगर ये सब चीज़ें हम क्राइटेरिया मैच कर लेते हैं और पेशेंट को ये सब चीज़ें सीरीज ऑफ टेस्ट से हम देखते हैं तो वो पूरी तरह से फिट पाया जाता है, तो हम यूजुअली फिर आगे बढ़ जाते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। बिल्कुल डॉक्टर करण, ट्रांसप्लांट के बाद प्रिकॉशंस क्या क्या रखने पड़ते हैं, इनके बारे में सर बताइए। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद प्रिकॉशन डोनर और रेसिपिएंट की अगर बात करें तो डोनर को तो बहुत ज़्यादा नहीं है। किडनी डोनेट करने के बाद वो अपनी नियर नॉर्मल लाइफ वापस जी सकते हैं, जिसमें उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक किडनी से वो अपनी नियर नॉर्मल लाइफ पूरी वापस, जितना उनकी नॉर्मल लाइफ पहले चल रही थी वो वैसे ही लाइफ जी सकते हैं। स्टार्टिंग में जो बस पोस्ट ऑपरेटिव जो थोड़ा रेस्ट होता है वो आप देख लें, अदर देन दैट उनको कोई ऐसी कुछ मेजर नहीं होती, वो 8 से 10 दिन बाद अपने रूटीन काम में वापस लौट सकते हैं। बट ट्रांसप्लांट पेशेंट जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी रेसिपिएंट जो है, उनको थोड़ी सी यूजुअली थोड़ा सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं, जिसमें बेसिकली इन्फेक्शन से बचना होता है। धूल मिट्टी और कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर थोड़ा सा ओवर क्राउडेड जगह या बाहर की चीज़ें जो खाने से रिलेटेड हैं वो थोड़ा अवॉइड करना रहता है। ये भी स्टार्टिंग के 3 से 6 महीने ज़्यादा होता है, और क्योंकि स्टार्टिंग के 3 से 6 महीने दवाइयों का जो डोज रहता है वो थोड़ा अधिक रहता है। धीरे धीरे करके दवाइयों का डोज कम होना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे दवाइयों का डोज कम होता है तो वो भी धीरे धीरे करके अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल डॉक्टर करण, आपने बताया कि किडनी डोनेट कौन कर सकता है, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट में किडनी डोनेशन का क्राइटेरिया क्या होता है? मैडम जैसे मैंने यही बताया, ब्लड ग्रुप मैच कर लीजिए। ब्लड ग्रुप मैच के साथ फिर एज आप देख लीजिए, एज क्राइटेरिया हो गया ये। इसके अलावा आपके जो पेशेंट्स के जो पूरे सीरीज ऑफ टेस्ट हैं वो आप करेंगे। ये सब करने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। और जो ब्लड ग्रुप जो डोनर्स होते हैं वो यूजुअली आपके फैमिली मेम्बर ही होते हैं, जिसमें माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे आगे आ सकते हैं। डॉक्टर करण, किडनी डोनर्स के बारे में हमने अक्सर ही सुना है कि उनके जहन में ये डर होता है कि उन्हें कई प्रॉब्लम इससे हो सकती है डोनेट करते समय या उसके बाद भी। उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि किडनी डोनेट करने में क्या किसी तरह की प्रॉब्लम उन्हें होती है? नहीं मैडम, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती किडनी डोनेट करने में, क्योंकि हम ऑलरेडी पूरे टेस्ट कर चुके रहते हैं पेशेंट के। जब हम ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि जब वो अगर आज उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आने वाला जितना भी उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी है तो उसको किडनी रिलेटेड यूजुअली प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अदर देन दैट अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम पहले ही पेशेंट को रिजेक्ट कर देते हैं, जिसमें अगर कोई मेजर प्रॉब्लम समझ लीजिए हार्ट से रिलेटेड, लंग्स से रिलेटेड या कोई और भी जो क्रोनिक इलनेसेस होते हैं, अगर वो पेशेंट होता है तो ऐसे पेशेंट्स होते हैं तो उनको हम पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं डोनर क्राइटेरिया से। तो जब हम टेस्ट करके लेते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि सब चीज़ें अच्छी रहेंगी। इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस जो यूजुअल होते हैं वही होते हैं, अदर देन दैट किसी को कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन होता नहीं है और पेशेंट आराम से ट्रांसप्लांट के डोनेशन के बाद अपनी नॉर्मल लाइफ वापस जी सकते हैं। बिल्कुल, तो किडनी डोनर्स होते हैं उन्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो इसके लिए रेडी नहीं है तो उन्हें पहले रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और अगर वो डोनेट कर सकते हैं तभी उन्हें आगे डोनेट करने की परमिशन दी जाती है, और आगे जाहिर सी बात है कि उनकी जिंदगी जो है वो नॉर्मल हो सकती है। डॉक्टर करण, क्या किडनी डोनेट करने के बाद डोनर अपना सामान्य जीवन पूरी तरीके से जी सकते हैं? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि उनके मन में ये सवाल होता है कि क्या उन्हें किसी प्रकार की बीमारी ना हो जाए या उन्हें आगे के जीवन में किसी प्रकार का उतार चढ़ाव उन्हें ना देखना पड़े। वो अपना पूरा सामान्य जीवन पूरी तरह से नॉर्मल जी सकते हैं, क्योंकि किडनी कई लोगों की बाई बर्थ भी एक ही होती है, उनको पता भी नहीं रहता है, बट वो अपना सामान्य जीवन जीते रहते हैं। वो इंसिडेंटली जैसे बाकी लोगों को कभी पता चल जाता है कि हमारी ये किडनी है, तो वैसे ही अगर आप उसके कंपैरिजन में देखें तो अगर एक पेशेंट को किडनी डोनेट कर भी देता है तो वो अपने पूरी नॉर्मल लाइफ पूरी एक किडनी से पूरी जीवन जी सकता है। बिल्कुल डॉक्टर करण, ये आपने बात क्लियर कर दी, और एक राहत की बात भी है कि जो किडनी डोनेट करते हैं वो अपनी जिंदगी आगे नॉर्मल जी सकते हैं। लेकिन किडनी डोनेशन के बाद डोनर को कोई सावधानी रखनी पड़ती है, और अगर रखनी पड़ती तो क्या सावधानियां हैं? कुछ सावधानियां जरूर मैं बोलूंगा, जैसे कि आप दर्द की गोली का सेवन ना करें, और दर्द की गोली का अगर कोई खाना भी है तो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के कंसल्टेशन के बिना ना लें। पानी अपना रेगुलर पीते रहें, बीपी और शुगर का रेगुलर चेकअप कराते रहें, और अदर कोई क्रोनिक एडिक्शन अगर ना अपने तरफ से कोई एडिक्टिव चीज़ों पे ध्यान ना दें।
डॉक्टर करण, ये तो बात हो गई किडनी डोनर की, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट के बाद किडनी रेसिपिएंट को क्या सावधानी रखनी पड़ती है? किडनी रेसिपिएंट में जो रहता है जैसे ही पेशेंट डिस्चार्ज होता है उसे हम यूजुअली यही बोलते हैं कि आप अभी कुछ समय तक के लिए बाहर ना निकलें। बाहर जहाँ भी कोई ऐसी क्राउडेड जगह, धूल मिट्टी वाली जगह, एलर्जिक जगह है, और बाहर के खाने पीने के लिए भी हम थोड़ा सा स्टार्टिंग में रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं, और क्योंकि दवाइयों का डोज उस समय थोड़ा ज़्यादा रहता है। और ये इसके अलावा घर का ही खाना अलाउ करते हैं, पानी भी साफ स्वच्छ पीने के लिए बोलते हैं। यूजुअली बाकी हाइजीन, बेसिक हाइजीन जो होता है उसको हम बोलते हैं मेंटेन करें, वो भी स्टार्टिंग के 3 महीना ज़्यादा होता है। उसके बाद यूजुअली धीरे धीरे करके वो नॉर्मल लाइफ में वापस आने लगते हैं। बिल्कुल, तो कुछ छोटी छोटी सावधानियां हैं जो आपको अपनी सेहत के लिए रखनी पड़ेंगी। डॉक्टर करण, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद क्या किडनी डोनर और किडनी रेसिपिएंट को रेगुलर दवाई खानी पड़ती है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। डोनर को यूजुअली दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो अपनी वापस जैसे वो पहले थे वैसे ही रहेंगे। उनको स्टार्टिंग के बस पोस्ट ऑपरेटिवली जब डिस्चार्ज होने के पहले तक 5 से 6 दिन कुछ दवाइयाँ चलती हैं, वो यूजुअली जो मेडिसिन होती हैं बस वही हैं ऑपरेशन के बाद वाली। उसके बाद डिस्चार्ज होने के बाद उनको कोई दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती। बट जो किडनी रेसिपिएंट होते हैं जिनका ट्रांसप्लांट हुआ रहता है, उनको रेगुलर कुछ दवाइयाँ चलती हैं। उसमें से 3 या 4 कुछ दवाइयाँ मुख्य तौर पे लेनी होती हैं, और बाकी जो दवाइयाँ होती हैं और जो मेन दवाइयाँ होती हैं वो धीरे धीरे करके कम होना भी स्टार्ट हो जाती हैं। यूजुअली अगर पेशेंट 6 महीने के बाद हम बात करें तो बहुत मिनिमल दवाइयों पे आ जाते हैं, जो कि उनको रेगुलर चलती रहती हैं। बिल्कुल, तो एक बड़ा ये भ्रम था जिसे कहते थे कि आपको जिंदगी भर दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा, ये भ्रम आपने दूर कर दिया है। डॉक्टर करण, आपसे भी समझना चाहते हैं कि जैसे कि आपने भी कहा और आज की डेट में किडनी ट्रांसप्लांट बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? किडनी ट्रांसप्लांट बेस्ट ऑप्शन इसीलिए ही बोला जाएगा क्योंकि इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छा है, क्वांटिटी ऑफ लाइफ भी अच्छा है। डायलिसिस से पेशेंट की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आती है। ट्रांसप्लांट करने के बाद पेशेंट नियर नॉर्मल लाइफ में आता है, तो वो कुछ काम कर सकता है, अपने फैमिली के लिए अर्न कर सकता है, अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकता है, अपने बीवी बच्चों को सपोर्ट कर सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो एक एज ए फैमिली मेम्बर आप देखें तो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और दूसरी, आप एक नियर नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं, जो कि डायलिसिस पे आपके लिए संभव नहीं हो पाता है नियर नॉर्मल लाइफ जी पाना। तो इसीलिए हम हमेशा ये बोलेंगे कि ट्रांसप्लांट हमेशा ही एक बेस्ट ऑप्शन है कि डायलिसिस के कंपैरिजन में। बिल्कुल डॉक्टर करण, क्योंकि आपने अब तक कई पेशेंट को ट्रीट किया होगा और इनका ट्रीटमेंट पूरी तरीके से आपने उन्हें ठीक किया होगा, इसलिए आपसे ये जानना चाहते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट की सफलता दर अभी क्या चल रही है? किडनी ट्रांसप्लांट की सफलता दर 90 से 95% है, क्योंकि यूजुअली हम पूरे टेस्ट पहले ही कर लेते हैं। अगर हमको कुछ चीज़ें रहती हैं जिसमें डाउट रहता है तो वो हम पहले ही एक्सक्लूड कर लेते हैं। तो जब हम ये पूरे टेस्ट करके चलते हैं तो 90 to 95% हम सक्सेस रेट मान के ही चलते हैं, और यूजुअली यही देखा गया है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। डॉक्टर करण, आपसे भी समझना चाहते हैं, क्योंकि ये तो बात हो गई किडनी ट्रांसप्लांट की, लेकिन किडनी से जुड़ी कुछ आम समस्याएं होती है जिसके बारे में अक्सर लोगों को पता नहीं होता। कई बार ये होता है कि उन्हें लक्षण भी दिख रहे होते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते कि किडनी से जुड़ी हुई कोई बीमारी, उनके बारे में जरा बताइए। किडनी से जुड़ी बीमारियों यूजुअली जैसे हम दो भाग में डिवाइड करते हैं इसे। एक तो एक्यूट किडनी इंजरी और दूसरा क्रोनिक किडनी डिजीज़। क्रोनिक किडनी डिजीज़ के बारे में हमने पूरा डिस्कशन अभी किया है, जिसमें पेशेंट को 3 महीने से ऊपर किडनी की प्रॉब्लम रहे तो उसको हम क्रोनिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं। और एक्यूट किडनी इंजरी जो होती है वो भी ऐसे पेशेंट्स को हम बोलते हैं जिसमें किडनी की बीमारी त्वरित कुछ दिनों में ही या कुछ घंटों में ही डेवलप होती है, और जो कि पूरी तरह से ठीक भी हो सकती है। उसके कुछ मुख्य कारण होते हैं, जैसे किसी पेशेंट को दस्त लगना, उल्टियाँ हो जाना, एक्सीडेंट में खून बह जाना, यूजुअली कुछ इन्फेक्शंस हो जाना, कुछ दर्द की गोलियां खा लेना, कुछ प्रेगनेंसी रिलेटेड चीज़ों में अगर हम देखें तो ये एक्यूट किडनी इंजरी में काउंट होता है। बट ये पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, 100% रिकवर कर सकते हैं इनमें। इसके एक्यूट किडनी इंजरी और क्रोनिक किडनी डिजीज़ में मुख्यतः लक्षण सेम ही होते हैं, जैसे कि भूख ना लगना, पेशाब में कमी आना, पैरों में सूजन आना, सांस भर जाना, चलने फिरने में थकान आना, रात को ज़्यादा तकलीफ होना, रात को सांस भर जाना, ये सब तकलीफें ज़्यादा दोनों में ही देखा जाता है। डिफरेंशिएट करना होता है कि पेशेंट को क्या एक्यूट किडनी इंजरी है कि क्रोनिक किडनी डिजीज़, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। डॉक्टर करण, ये कहा जाता है कि हमारी जो खान पान है, हमारी जो लाइफस्टाइल है, इसका सीधा असर हमारी किडनी पर पड़ता है। ऐसे में अपनी डाइट का हम ध्यान कैसे रखें, क्या खाए पिए जिससे हमें इस तरीके की प्रॉब्लम आगे ना हो? खान पान में का डेफिनेटली इफेक्ट है।
किडनी पे, क्योंकि कोई भी चीज़ खान पान से रिलेटेड अगर हम बात करें तो वो लॉन्ग टर्म पे किडनी को अफेक्ट कर सकती है। जैसे आप डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन तो मेजर रोल प्ले करता ही है किडनी डिजीज़ के लिए, तो हम डेफिनेटली अपनी शुगर्स कंट्रोल रखें। अगर डायबिटीज़ पेशेंट है, हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, तो हम अपना नमक के लेवल्स का, नमक ज़्यादा ना खाएं, शुगर की चीज़ें ना खाएं। दूसरा, स्मोकिंग भी डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करती है किडनीज़ को, तो स्मोकिंग हमको अवॉइड करना ही चाहिए। और अल्कोहलिज्म भी लॉन्ग टर्म में ना लें तो बेटर है। और एक रूटीन फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करें, तो ये सब चीज़ें हमको डेफिनेटली किडनी को से प्रिजर्व करने में हेल्प करती है। डॉक्टर करण, आपने डायलिसिस का जिक्र किया था, जरा बताइए कि क्यों ज़रूरी है ये? डायलिसिस उन्हीं पेशेंट को ज़रूरी पड़ता है जो स्टेज 5 के पेशेंट्स होते हैं, जिसमें CKD स्टेज 5 जिसको हम बोलते हैं। एक्यूट किडनी इंजरी जैसे हमने बताया, जिसको त्वरित कुछ दिनों में प्रॉब्लम होती है, जिसमें कुछ घंटों से कुछ दिनों में, ऐसे पेशेंट्स में भी डायलिसिस ज़रूरत पड़ती है। तो डायलिसिस इन ऐसे पेशेंट्स में लाइफ सेविंग होती है। ऐसे पेशेंट्स को डायलिसिस के लिए कभी भी समझा के उनको हमेशा आगे प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि किडनी कुछ समय के लिए ही कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं जो कि पूरी तरह से ठीक भी हो सकती है। यूजुअली ऐसे पेशेंट्स डायलिसिस के लिए कभी कभी तैयार नहीं होते हैं, जो कि कभी कभी वो लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है। तो एक्यूट किडनी इंजरी में भी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ में भी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, और ये पेशेंट के लिए लाइफ सेविंग ही होता है। कहीं से भी ये पेशेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता है। बहुत सारी भ्रांतियां हैं, भ्रम है लोगों मन में कि डायलिसिस पेशेंट को नुकसान करता है, बट डायलिसिस डेफिनेटली पेशेंट को फ़ायदा ज़्यादा करता है। बिल्कुल। डॉक्टर करण, आपने किडनी ट्रांसप्लांट से लेकर किडनी से जुड़ी समस्याओं के बारे में विस्तार से हमारे साथ जानकारी शेयर की है, इसलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे दर्शक जो है वो अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखें, सेहत को लेकर के उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सेहत को लेके मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप अपना रूटीन फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन रखें, हेल्दी डाइट रखें, रेगुलर अपने, अगर कोई 40 से ऊपर है पेशेंट्स, 40 के ऊपर लोग हैं, वो अपना शुगर BP एनुअली एक बार अपना चेक कराते रहें। और पानी ज़्यादा पिएं, किडनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज़ 4 से 5 लीटर पी सकें तो बहुत बढ़िया है। यही सब अगर आप करेंगे तो आपकी किडनीज़ भी अच्छी रहेंगी, आपकी ओवरऑल बॉडी भी अच्छी रहेगी। बिल्कुल। तो किडनी का कितना ज़्यादा महत्व है और इसका ध्यान हम कैसे रखते थे, इसके बारे में आपने जानकारी मिली। डॉक्टर करण, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और इसी के साथ हम एक बार फिर से आपसे ये अपील करते हैं कि अपने साथ साथ अपने परिवार की भी सेहत का ध्यान रखें, और हमें दीजिए अनुमति। आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।